हमारे साथ कमाई वाले शेयरों पर चर्चा करने के लिए डीआर चोक्सी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चोक्सी जुड़े हैं। देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। देवेंद्र जी, ये मार्केट में जिस तरीके के मूव्स आ रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस क्या कहता है? क्या मार्केट तैयार है एक और ब्रेकआउट के लिए, या एक बड़ी मतलब रिलीफ रैली के बाद अब थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन या कंसोलिडेशन ड्यू है? गुड आफ्टरनून अनुज। आई थिंक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर मिल रही है, क्योंकि जो हिसाब से दाम करेक्ट हुए हैं पिछले 2-3 दिन के अंदर, ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मार्केट के अंदर कॉन्स्टेंटली प्रॉफिट बुकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। तो दिस इज अ वेरी गुड साइन। इंस्टेड ऑफ आई थिंक एक वन वे मार्केट ऊपर जाता है, उसकी जगह पे कंसोलिडेट होना बहुत जरूरी बनता है। एंड सम ऑफ द मिड कैप स्टॉक्स, सम ऑफ द गुड क्वालिटी फंडामेंटल स्टॉक्स, उनके अंदर काफी हद तक आई थिंक डिस्ट्रीब्यूशन के बाद एक आगे बढ़ोतरी हम देख रहे हैं। तो ओवरऑल आई थिंक द व्यू इज पॉजिटिव। वी आर कॉशियस एट द सेम टाइम। अक्रॉस द बोर्ड शायद बाइंग नहीं करना चाहिए। मैं ऐसा मानता हूँ कि ओवरऑल अपॉर्चुनिटी मार्केट के अंदर काफी हद तक आई थिंक पॉजिटिव दिख रही है। So selective ideas, of course, I think in this kind of an environment is playing major role. हम ऐसा देख रहे हैं यहाँ पे। ओके देवेंद्र जी, एक चीज़ तो क्लियर है इस मार्केट में, अगर आप देखें मिड कैप इंडेक्स ऑल टाइम हाई पर, स्मॉल कैप ऑल टाइम हाई पर, बैंक निफ्टी भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है वहाँ से, लेकिन इन सबके बावजूद निफ्टी काफ़ी दूर है, क्योंकि 2-3 बड़े सेक्टर से, खासतौर से आईटी, वहाँ बड़ी पेन है। आईटी पर अब आपका क्या व्यू बन रहा है? तो ओवरऑल आई थिंक एक समझ में ऐसा आता है कि एआई इज एन इनेबलर, और एआई के माध्यम से देखें तो शायद आई थिंक मेनी ऑफ द इंडियन आईटी कंपनीज के अंदर अपना बिजनेस मॉडल चेंज हो रहा है। फ्रॉम टाइम एंड एफर्ट बेसिस, मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर बिकमिंग द आउटकम बेस्ड सर्विस प्रोवाइडर टू ओईएम्स। तो उनके माध्यम से देखें तो शायद अगले सक्सेसिव क्वार्टर्स के अंदर larger amount of business contribution will come through the AI based contracts, and at the same time I think the higher amount of revenue contribution also would come from that side. दूसरी तरफ देखें तो जो हिसाब से एजेंटिक एआई एम्प्लॉय कर रहे हैं आईटी कंपनीज, which is also suggesting cost of production for them to the end customer is coming down, and this is fundamentally important shift. तो हम ऐसा समझते हैं कि I think some of the select businesses are definitely requiring to look at afresh at the same time. जो मिड टियर आईटी कंपनीज का जो प्रोग्राम है, जो ओईएम के साथ में जुड़े हुए हैं एंड एट द सेम टाइम जो प्रोडक्टाइज सॉल्यूशन डिलीवर करते हैं, उनके वहाँ ग्रोथ रेट भी हमें बेटर दिख रहा है। एट द सेम टाइम हायर अमाउंट ऑफ कन्विक्शन भी मिल रहा है वहाँ पे, दो आई थिंक दे आर स्लाइटली प्रीमियम क्रेडिट कंपेयर टू देयर पीयर्स इन द फ्रंट लाइन। बट अगर फ्रंट लाइन कंपनी की भी बात करें तो सिलेक्टिव कंपनीज आई थिंक प्रोडक्ट बेस्ड सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ रही है। तो इवेंचुअली वी बिलीव कि आई थिंक द आईटी के अंदर with the expansion of little time, I think around 4 to 6 quarters, many of the IT companies are likely to see better outcome in their business model. तो हम selectively positive है IT companies के अंदर as far as portfolio building is concerned. मीनवाइल देवेंद्र जी से बात करते करते अभी हमने सुबह 9:47 का स्टिल हमने अभी बहुत बड़े फ्रैक्शंस नहीं तोड़ा, बट हाँ हमने वो करीब करीब 851 के लो को तोड़ा, 840 पे आके हम ट्रेड करते हुए। अब देवेंद्र जी, इस वक्त फार्मा में गजब की तेजी है ना, और लास्ट वीक का बेस्ट परफॉर्मर रहा। अब भी हम ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं, और जो हाइब्रिड प्लेयर्स लाइक जेनरिक और सीडीएमओ में दो में आप देखिए, दिवीज लैब, लॉरस को देखिए, औरों को देखिए। आपका स्टॉक सिलेक्शन क्या कहता है सर फार्मा में इस वक्त? और इवन अगर आप हॉस्पिटल स्टॉक्स को देखिए, ऑल टाइम हाई जोन्स। So Virender, we are selectively bullish about some of the Indian pharmaceutical companies, particularly जो कंपनियां कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स के अंदर ऑपरेट कर रही है, जिनका कारोबार काफी हद तक नए प्रोडक्ट के साथ में जुड़ा हुआ है, विच दे आर लॉन्चिंग अगेंस्ट आई थिंक प्रूवन पेटेंटेड ड्रग्स जो एक्सपायर होते हैं उसके बाद में। Semaglutide is one such case in example. Similarly, CDMO companies like DVCell, Laurus, जिसकी आपने बात की, they are also looking relatively more stable opportunities in coming period. At the same time, biologics and biosimilars, जिनकी आई थिंक अगले 10 साल तक की रोड मैप आई थिंक ऐसे बिल्ड हो रही है। वी बिलीव के सम ऑफ द इंडियन फार्मा कंपनीज जिनके पास स्ट्रॉन्गर बैकबोन है, आर&डी का स्ट्रॉन्गर बैकबोन है, कॉम्प्लेक्स जेनरिक्स का, उनके लिए समय अच्छा रहना चाहिए।
the size of the opportunity for Indian pharma companies definitely is becoming very, very strong. We are at this point of time करीबन $175 बिलियन का मार्केट अपने अगले 7 से 8 साल के अंदर कंपनी को एक ओपन अप होते दिख रहा है। तो वी फील दैट आई थिंक ओवरऑल अपॉर्चुनिटी वाइज इंडियन फार्मा कंपनी सिलेक्टिवली डेफिनेटली बेटर परफॉर्मर्स रहेंगे। करंट मार्केट के अंदर जो वैल्यूएशन के हिसाब से आप देखें तो मेनी ऑफ द फ्रंटलाइन स्टॉक भी आज की तारीख के अंदर इतने एक्सपेंसिव वैल्यूएशन पे नहीं है। तो डेफिनेटली डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे प्रोटेक्ट होते हमें दिख रहा है। Maybe 20-25% upside in the some of the stocks from current market price rule out नहीं कर सकते हैं। तो ये पॉसिबिलिटी का आप ध्यान में रख सकते हैं। ये हो गई जनाब फार्मा पे बातचीत और मीनवाइल अब निफ्टी डीलों पर। खैर देखते हैं, इसको भी एक्सपायरी है तो इस वॉलिटी पे ज़्यादा और फोकस नहीं करेंगे। फार्मा की बात हो गई, आईटी की बात हो गई, एक दो और स्टॉक्स को देखते हैं जो कि अब लोअर ट्रेजेक्टरी से अच्छी तेज़ी दर्ज कर रहे हैं। मैं सुबह भी इस बात को छेड़ चुका हूँ, बातचीत कर भी रहा था कि टाइटन को अब इन बदले सर्कमस्टेंसेस में कैसे देखते हैं। देवेंद्र जी, गोल्ड प्राइसेस वर्सेस जनवरी, इस 6 महीने के अंतराल में लगभग 40,000 रुपये का डिफरेंशियल आ गया है। टाइटन इन आइसोलेशन एंड पूरा ये जेम्स एंड ज्वेलरी का स्पेस जो कि थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था, नॉट एग्जैक्टली टाइटन बट क्योंकि इनके पास आई केयर डिवीजन है, वो सेगमेंट है, आपके पास वॉचेस सेगमेंट है। आप कैसे देख रहे हैं पूरे जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस प्लस टाइटन को? तो विद इन द ज्वेलरी स्पेस ऑल्सो कंपनी के पास अलग अलग फॉर्मेट है। गोल्ड बेस्ड फॉर्मेट है, नेचुरल डायमंड बेस्ड फॉर्मेट है, लैब ग्रोन डायमंड बेस्ड फॉर्मेट है। सो अलग अलग फॉर्मेट के अंदर अलग अलग तरीके की ज्वेलरी कंपनी सप्लाई कर रही है। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली दे डू नॉट होल्ड द गोल्ड स्टॉक इन देयर पोर्टफोलियो, सो दैट इज फंडामेंटली वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस कंपनी। तो प्राइसेस की वोलेटिलिटी के माध्यम से देखें तो ये कंपनी को ज्यादा नुकसान या फायदा भी नहीं होता है ये इन अ वोलेटाइल गोल्ड प्राइस सिचुएशन। तो ये एक सबसे बड़ा पॉइंट ये कंपनी के बिजनेस कारोबार के लिए, ज्वेलरी बिजनेस के कारोबार के लिए हम गिनते हैं। दूसरी तरफ जो कंजम्पशन पैटर्न है कंज्यूमर की, वो काफी हद तक सिस्टमेटिकली बरकरार है। एक तरफ आप देखें तो गोल्ड के दाम के अंदर स्पाइक होने के बाद ज्यादातर प्रेफरेंस नेचुरल डायमंड की तरफ शिफ्ट हुआ, बिकॉज आई थिंक दी नेचुरल डायमंड के दाम कम रहे। तो आई थिंक ओवरऑल कंज्यूमर जो है वो उसको स्पेंड करना है वॉलेट में से। तो ये कंपनी अलग अलग वर्टिकल के अंदर आपको एक अपॉर्चुनिटी देती है, गोल्ड बेस्ड वर्टिकल, नेचुरल डायमंड बेस्ड वर्टिकल विच इज रिलेटेड टू लैब ग्रोन डायमंड। तो ये अलग अलग वर्टिकल के अंदर आई थिंक ये कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी देती है ज्वेलरी के अंदर। सो दैट इज व्हाई आई थिंक आई बिलीव दैट एनी करेक्शन इन द स्टॉक प्राइस जो बीच में एक अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, दैट इज ऑलवेज अ गुड अपॉर्चुनिटी। दो मैं मानता हूँ कि 10-20% से ज्यादा अप्रिसिएशन एक साथ में नहीं आता है स्टॉक के अंदर, बट दिस इज अ स्टेडी परफॉर्मर कंपनी फ्रॉम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव। बिल्कुल। अच्छा, आज मारुति में शानदार मूव आए और थोड़ा सा ईवी रिलेटेड प्लेस में हमने काफ़ी डाइवर्जेंट मूव्स देखे हैं। ऑटो स्पेस में अब आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं पूरी पॉकेट को? तो अनुज, जो हिसाब से दिल्ली गवर्नमेंट ने कल एक निर्णय लिया है कि अगले साल से इलेक्ट्रिक व्हीकल को नए रजिस्ट्रेशन के लिए रखा जाएगा एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम फेज आउट ऑफ एग्जिस्टिंग व्हीकल्स, उसकी जो एक प्रक्रिया उन्होंने सेट की है 2 या 3 साल का प्रोग्राम सेट करके, इंक्लूडिंग इन टू व्हीलर्स। मैं ऐसा मानता हूँ कि दिस इज गोइंग टू बी फंडामेंटल शिफ्ट इन द ऑटोमोबाइल स्पेस इन द कंट्री एज ए होल। आज की तारीख के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल का कंट्रीब्यूशन करीबन 2% है अपने कंट्री के अंदर। अगर दिल्ली गवर्नमेंट ने जो स्टेप लिए वो स्टेप आई थिंक दूसरी स्टेट के गवर्नमेंट लेना स्टार्ट करती है, तो शायद एक कैलकुलेशन जो है कि 2030 तक 10% ऑफ द न्यू व्हीकल रजिस्टर्ड विल बी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक इट कैन हैपन बिफोर एटलीस्ट 1 और 2 इयर्स बिफोर दैट काइंड ऑफ ए पीरियड। तो डेफिनेटली एक शिफ्ट बनता है यहाँ पे। जो कंपनियां इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर फोकस रख रही है, जो ओईएम्स एज वेल एज एंसिलरी कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ में जुड़ी हुई है, उनके लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि समय डेफिनेटली बेटर आ रहा है। रिप्लेसमेंट डिमांड एंड ऑर्गेनिक डिमांड दोनों चीज के माध्यम से देखे तो आई गेस आई थिंक दिस इज अ स्ट्रक्चरल अप मूव व्हिच इज हैपनिंग इन द ऑटो स्पेस। अच्छा देवेंद्र जी, पोस्ट बजट, क्योंकि बजट में जिस एक सेक्टर को अगर आप बिल्कुल डिफ्रेंशिएट करके देख सकते थे वो था आपका
डेटा सेंटर, है ना, उसके बाद बहुत सारे स्टॉक्स में मूव आया। इनफैक्ट केबल और वायर सेगमेंट में बहुत स्ट्रॉन्ग सेगमेंट मूव आया उसके बाद। अब इस सेगमेंट के लिए एक और अच्छी बात है, लुक एट कॉपर प्राइसेस कितना नीचे आ चुके हैं। मेटल्स की कूलिंग ऑफ का आप दो तरीके से अगर आप एनालिसिस कर पाएँ, मेटल इटसेल्फ वहाँ पे क्या करना है और जो इनका एडवांटेज ले पा रही है इंडस्ट्रीज, फॉर इंस्टेंस केबल एंड वायर सेगमेंट, यहाँ पर आपका सेंस क्या कहता है? वी आर अगेन स्ट्रक्चरली वेरी बुलिश। हम मान के चलते हैं कि ओवरऑल डेटा सेंटर का आपने जो एग्जांपल दिया है उसके साथ में जुड़ा हुआ इलेक्ट्रिक व्हीकल का भी एक एग्जांपल आप साथ में ले सकते हैं कि जहाँ पे वायर और वायरिंग हार्नेस की रिक्वायरमेंट आई थिंक इंक्रीजेज आई थिंक एटलीस्ट 4 to 8 times मोर कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग वायरिंग व्हिच गोज इनटू एन ऑटोमोबाइल। तो शायद आई थिंक दिस इज वेयर प्रोबेबली हम देखना चाहते हैं कि some of the cable companies, including into the data center activity, will probably play a significant role. At the same time, जो हिसाब से इंडिया के अंदर मॉडर्नाइजेशन हो रहा है पावर ग्रिड का, वो एट द सेम टाइम आई थिंक दिस इज ऑल्सो सजेस्टिंग दैट हायर अमाउंट ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल केबल्स along with I think the transmission cables की रिक्वायरमेंट बढ़ती जाएगी। ओवरऑल व्यू बनता है पॉजिटिव यहाँ पे। गवर्नमेंट का स्पेंडिंग भी डेफिनेटली आई थिंक बरकरार है इन सेक्टर के अंदर। एंड सम ऑफ द सिलेक्ट कंपनीज जिनके अंदर स्पेसिफिक वर्टिकल को एड्रेस करने की क्षमता है, जैसे आपने पॉलीकैब का नाम दिया। पॉलीकैब जैसी कंपनी आई थिंक दे कैटर टू डिफरेंट वर्टिकल्स इन अ कस्टमाइज्ड मैनर, तो उनके लिए भी मेरे ख्याल से एक समय अच्छा बनता है। ओवरऑल मेटल एज अ कमोडिटी स्पेस, फेरस एज वेल एज नॉन फेरस मेटल, हम ऐसा समझते हैं कि आई थिंक ओवरऑल एडवांटेज इज गोइंग टू बी सिग्निफिकेंटली हाई। और ये जो तेजी बनती है उनके अंदर दो माध्यम से बनती है। एक तो कंजम्पशन डेफिनेटली इंप्रूव होके आ रहा है, दूसरी तरफ मोस्ट ऑफ द मेटल कमोडिटी कंपनीज दे आर बैकवर्ड इंटीग्रेटेड इनटू रिन्यूएबल एनर्जी पावर। तो टू a greater extent, I think the cost of production is coming down for them, and at the same time, I think they are getting the advantage of higher volume. तो हम समझते हैं कि मेटल का जो स्ट्रक्चरल अपमूव है वो बरकरार है। Maybe current price correction in some of the metal commodity stocks due to the international price correcting, मैं ऐसा समझता हूँ कि I think some of the companies are offering a buy opportunity at lower levels. देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे स्टॉक्स में बहुत खुल के और बहुत ही सुलझे विचार अपने आप में रखे आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और अब एक काम कर